जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जल्दी से आ जाइए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञान के रथ पर सवार हो जाइए। आज 6 मई है और 6 मई है तो आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनका संबंध किनसे होगा, जिनका संबंध हमारे डेली करंट अफेयर्स से होगा, जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो या केंद्र स्तरीय परीक्षाएं हों। तो इससे पहले आगे बढ़े, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, मेहनत को आदत बना लो, अपने जीवन में उतार लो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेहनत से नहीं घबराना है। और जहां मेहनत से घबराए वहीं मुकद्दर से कामयाबी जो है निकल जाएगी। तो कामयाबी को अपने किस्मत में लाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अनंग ताल स्थित है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अनंग ताल स्थित है। अनंग ताल यानी कि अगर यहाँ पे शब्द आ जाए अनंग झील, तो भी आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, अनंग ताल की बात हो रही है। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो अभी ये सुर्खियों में रहा है, यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। तो कौन सा ताल, अनंग ताल कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसका अभी ये सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, किसने बच्चों, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसके जीर्णोद्धार की बात की है। ठीक है, जीर्णोद्धार की बात की है किसने, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसके जीर्णोद्धार की बात की है। ये क्या है, एक तरीके का स्टेप वेल है, यानी कि बावड़ी है। बावड़ी क्या होती थी, बावड़ी प्राचीन काल में जल संग्रहण की एक अनूठी परंपरा होती थी, एक अनूठी व्यवस्था होती थी, जिसमें वर्षा के जल को क्या किया जाता था, संग्रहित किया जाता था, ताकि जो बरसात वाले मौसम नहीं है, जब सूखा पड़े तो उस समय इनका उपयोग किया जा सके। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिणी दिल्ली में ऐतिहासिक अनंग ताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, 1060 ईस्वी में इसका निर्माण दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, अनंगपाल द्वितीय। ये अनंगपाल द्वितीय वही शासक है जिन्होंने ढिल्लिकापुरी की स्थापना की थी। किसकी, ढिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जो आगे चल के आज हमारी दिल्ली बना, जिसका नाम है दिल्ली, जो आगे चल के क्या कहलाया, दिल्ली कहलाया। ठीक है, तो जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अनंग ताल की स्थापना किसने की, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है भाई, अनंगपाल द्वितीय ने कब की थी, 1060 ईस्वी में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जल संग्रहण को बढ़ावा देना। तो ढिल्लिकापुरी के संस्थापक रहे और अंततः इसे दिल्ली के नाम से जाना गया। तो ये एक स्टेप वेल है जिसका पुनः से क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, पुनः से इसे जीवित किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना है, अभी कुछ समय पहले मैंने एक और कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि दिल्ली में एक और जगह है, दिल्ली में एक और स्मारक है, एक और महल था, जिसे अभी जीर्णोद्धार के लिए दिल्ली सरकार ने बढ़ावा दिया है, जो भाई भूतों वाला महल कहा जाता है। मैंने बताया था कि हॉन्टेड महल है, उसे हॉन्टेड माना जाता है कि वहाँ पे जो अवध के नवाब है, वो अवध के नवाब उसे रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है मालचा महल। ठीक है, मालचा महल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, ये कहाँ है, दिल्ली में ही है, दिल्ली के हौज खास वाले एरिया में है। ठीक है, मालचा महल जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, तुगलक वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जिसका निर्माण करवाया था, बाल को किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में। तो मालचा महल दिल्ली में स्थित है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। इसको भी फिर से जीवित किया जा रहा है, इसको ठीक किया जाएगा, इसकी दीवारों को ठीक किया जाएगा, महल को अच्छा किया जाएगा। और ये कौन करेगा, ये दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन अभी हमने देखा अनंग ताल, इसका कौन करेगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय करेगी। और हॉन्टेड महल के रूप में किसे जाना जाता है, मालचा महल को जाना जाता है। ठीक है, ये कोई भूतिया महल नहीं है, लेकिन एक धारणा जो बन जाती है कि भाई
अवध के नवाब इसमें निवास करते थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं के भूत जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा हम भारत में एक और ऐसी बावड़ी देखते हैं, हालांकि कई प्रमुख बावड़ियाँ हैं, जैसे दिल्ली में ही अगर देखा जाए तो दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी, अग्रसेन की बावड़ी या इन्हें बावली भी कहा जाता है, अग्रसेन की बावड़ी, जिसमें क्या किया जाता है, अभी मैंने बताया जल संग्रहण किया जाता है। बच्चों क्या किया जाता है, जल संग्रहण किया जाता है। अग्रसेन की जो बावड़ी है उसमें जल संग्रहण किया जाता है। ये भी कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में भी जो राजीव चौक है, आप बच्चे गए होंगे जरूर, कि जो राजीव चौक है वहीं पर, उससे ही कुछ दूरी पर यह स्थित है, ठीक है, उसी वहीं पर कुछ दूरी पर यह स्थित है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि ऐसी कई बावड़ियाँ, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख बावड़ी है, या जिसे वाव भी कहा जा सकता है एक क्षेत्रीय भाषा में, वह भी समाचारों में बना हुआ है और बना ही रहता है और अक्सर जो है पूछा भी गया है उसे। और मैंने पिछली कक्षा में ये आपको बताया था कि जो हमारे यूनेस्को की लिस्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका मैंने जिक्र किया था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी भारत के विरासत स्थल हैं, टोटल कितने हैं, 40 हैं। और 40 में से कुछ ऐसे विरासत स्थल हैं जो 500 के करेंसी नोट से 10 रुपये करेंसी नोट के पीछे, जो नए नए करेंसी नोट आए भारत के, सबके पीछे छपे हुए हैं। उसमें से एक है रानी की वाव, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। रानी की वाव ये जल संग्रहण की या जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है, ठीक है। रानी की वाव, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि भारत के कितने रुपए के नोट के पीछे इसको छापा गया है, बनाया गया है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कितने के, 100 रुपए के पीछे। कितने रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे इसको छापा गया है। इसे कब बनवाया गया था, इसे 1063 ईस्वी में बनवाया गया था, 1063 ईस्वी में। 1060 ईस्वी में बनवाया गया। अभी हमने देखा कौन सा स्टेप बेल, अभी हम पीछे देख कर आ रहे हैं, कौन सा स्टेप बेल, अनंगताल स्टेप बेल, या कहा जाए बावड़ी, क्लियर है। तो यहाँ इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी, उनकी स्मृति में जो है रानी उदयमती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसकी याद में, राजा भीमदेव प्रथम की याद में, जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। तो उनकी पत्नी थी रानी उदयमती, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और 22 जून 2014 को इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। किसमें, विश्व विरासत स्थल में। और विश्व विरासत स्थल किसकी, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो यूनेस्को में शामिल भारत के टोटल कितने हैं, 40 हैं, जिसमें से कितने मिश्रित हैं, मिश्रित हैं भैया, एक मिश्रित विरासत स्थल है। कितने, एक मिश्रित विरासत स्थल है। इसी के साथ ही आगे देखें तो जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, उसने 100 रुपये के नोट पर इसे चित्रित किया था। कब किया था, जुलाई 2018 में इसे चित्रित किया गया था। कब किया गया था, 2018 में 100 रुपये के नए नोट को जारी किया गया और इसे चित्रित किया गया था, इसे चित्रित किया गया था। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का, ठीक है, कौन सा है, कौन सा है, रामप्पा मंदिर। कौन सा है, रामप्पा मंदिर। और 40वां कौन सा है बच्चों, 40वां है धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा 40वां स्थल है, जो कि हड़प्पा संस्कृति का या हड़प्पा सभ्यता का पहला ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। और यह कहाँ है, धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। और इसकी जो संरचना है, इसको जो एक महत्व रूप में देखा जाता है धौलावीरा को, उसमें भी देखा जाता है कि सिंधु काल में इतनी प्राचीन सभ्यता में भी जल को संग्रहण करने की क्या व्यवस्था रही थी और कितनी अच्छी व्यवस्था रही थी। तो अगला प्रश्न पर आते हैं जल्दी से। तो टॉप प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका मैंने जिक्र जैसे ही किया था एक दिन पहले, ठीक है, कुछ मैंने सूचकांकों का जिक्र किया था कि किस सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, तब मैंने इसका बताया था 2021 का।
और उसके अगले दिन ही यह सूचकांक जारी हो जाता है और 2022 का सूचकांक आ जाता है और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रही अब। ठीक है, तो जैसा कि अगर देखें तो 2001 में कितनी थी, 142 थी, इसमें 8 अंक और जुड़ जाते हैं और हो जाते हैं 150। कितने हो जाते हैं, 150। तो 8 अंक लुढ़क कर भारत का जो प्रेस सूचकांक है या भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो नीचे की तरफ गिर गई है 8 अंक। और अब कितने नंबर पे पहुंच गए हैं हम पहुंच गए हैं 150वें नंबर पर। इसका जो एक आधार बताया गया इस सूचकांक में, वो क्या बताया गया कि जो पत्रकार हैं, पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार हैं उनके प्रति जो है हिंसा हो रही है, और दूसरे तरह के जो पत्रकार हैं, दूसरे तरह के पत्रकार कैसे कि जो हमारा न्यूज़ मीडिया है, जो हमारी पत्रकारिता है, पत्रकारिता का अधिकांश जो हिस्सा है वो क्या है, सरकारी पक्ष में बात करता है, सरकार के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है या इस सूचकांक में कहा गया है। और ये सूचकांक कौन जारी करता है बच्चों, जल्दी से बता दो। सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स, ठीक है, जिनको नहीं पता है लिख लेना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा यह जारी किया जाता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा पीछे की तरफ कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर आगे बढ़ें तो आप इसे लिख सकते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये कौन सा है, 20वां सूचकांक है प्रेस स्वतंत्रता को लेकर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का कौन सा संस्करण है, ये 20वां संस्करण है। इसके अलावा इसमें 180 देशों का आकलन किया जाता है पत्रकारिता को लेकर। कितने देशों का, 180 देशों का आकलन किया जाता है। और इसके पिछले साल भारत कितने पे था, 142 पे, अब आ गया 150 पे। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें या बच्चों बात करें किसकी, दक्षिण एशिया की बात करें हम लोग, दक्षिण एशिया में कौन कौन देश आएगा, पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, और इसके साथ साथ यहाँ श्रीलंका भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा और म्यांमार भी आएगा। तो ये जो हैं दक्षिण एशिया के देश है। तो अगर हम यहाँ देखें पाकिस्तान तो 157वें स्थान पर रहा, श्रीलंका 146 पे रहा, बांग्लादेश 162 पे रहा, म्यांमार 176वें स्थान पर रहा। लेकिन दक्षिण एशिया का एक देश ने ग्रोथ की है यहाँ पे और वह 76वें स्थान पर रहा है। 180 देशों में 76वें स्थान पर रहा है और वह कौन है, वह है नेपाल। कौन है, नेपाल। ठीक है, दक्षिण एशिया का यह एकमात्र देश रहा है जिसने इस सूचकांक में बढ़ोतरी की है, ग्रोथ किया है, और कौन रहा है, नेपाल इसमें रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, नॉर्वे। और उत्तर कोरिया तो भाई लल्लन टॉप रहा है, 180 देशों में सबसे अंतिम पायदान पर 180वें स्थान पर रहा है। ठीक है, किम जोंग युंग, इनका नाम तो सुना ही होगा सभी ने, किम जोंग युंग मनमौजी शासक है, तानाशाह हैं, और इन्होंने जो है अपने यहाँ के मीडिया को जैसा चाहते हैं वैसा घुमाते हैं, इसीलिए इनको 180वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, जहाँ की पत्रकारिता को सबसे स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में माना गया है इसमें। इसके अलावा प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट्स देखें, ये मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ और इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी कुछ का दिखाया था, आज कुछ और होगा, अपडेटेड होगा, स्किपिंग मत करना ज़्यादा और इसको पूरी तरीके से देख लेना कि अभी जो जारी किया गया स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम राज्य रहा। कौन सा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। फिर इसके बाद एसडीजी सूचकांक, यानी कि सतत, फुल फॉर्म पूरा क्या नाम है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास सूचकांक। ठीक है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक रहा है इसमें 120 और फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। फिनलैंड किस स्थान पर है, फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसके साथ ही देखा जाए तो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ये बच्चों किसके लिए है, इसमें हमने बात की है ध्वनि प्रदूषण की।
किसमें बात की है? ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है इसमें। किसमें? ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। और इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कमेंट में बता दो इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि पिछली जो भी वीडियोज आई हैं, क्लासेस हमारी चली हैं, उन सभी क्लासेस में मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया है। कहाँ है ये? केन्या में इसका मुख्यालय है। केन्या में भी कहाँ? नैरोबी में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? नैरोबी में इसका मुख्यालय है। जल्दी से इसकी स्थापना बता दो कमेंट में, और इनके महानिदेशक का नाम बता दो। फिलहाल ध्वनि प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, तो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में ध्वनि प्रदूषण की बात की है। विश्व में पहले स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। कितना ध्वनि प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर ये देखा गया है। जबकि मुरादाबाद में जो है, मुरादाबाद जो कि भारत में है, कहाँ है? भारत में उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुरादाबाद, ये विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है ध्वनि प्रदूषण के मामले में। अगर ढाका में देखा जाए तो 119 डेसिबल की बात की गई है, ठीक है, किसकी? 119 डेसिबल की बात की गई है। तो वहीं मुरादाबाद में 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो WHO के मानकों के अनुसार कॉमर्शियल क्षेत्रों में, व्यवसायिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की जो एक मात्रा होनी चाहिए बच्चों, कितनी होनी चाहिए? ध्वनि की जो मात्रा होनी चाहिए वह 70 डेसिबल के आसपास होनी चाहिए। कॉमर्शियल क्षेत्रों में बता रहा हूं मैं, किन क्षेत्रों में? कॉमर्शियल क्षेत्रों में WHO के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 70 डेसिबल के आसपास। जबकि घरेलू क्षेत्रों के आसपास जो है यह 55 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इनसे अधिक होता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ये इसीलिए ध्वनि प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान आप लोग रखिएगा। इसके साथ ही अगला सूचकांक या रिपोर्ट देखें तो भाई क्या आता है? तो आता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, जिससे जारी किया है स्वीडिश कंपनी है। स्वीडिश कंपनी है कौन सी? IQ एयर। IQ एयर एक स्वीडिश कंपनी है जिसने इसे जारी किया है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। इसमें अगर राजधानियों की जो परिकल्पना की गई है या राजधानियों की जो तुलना की गई है, उसमें नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। लगातार दूसरे वर्ष जो है सबसे प्रदूषित जो राजधानी रही है वह कौन सी रही है? वह रही है नई दिल्ली, भारत की राजधानी। और बांग्लादेश की राजधानी पूरे विश्व में दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो वायु प्रदूषण के मामले में ये देखा गया है। इसी के साथ अगला रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात हो रही है, तो इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र इसे जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति रही है बच्चों, कितनी रही है? 136 रही है। और फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है। किस पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति 43 रही है। और USA इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ देखें तो द टाइम्स हायर एजुकेशन सूचकांक 2022, इसमें बच्चों क्या किया जाता है? इस सूचकांक में विश्व स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं, क्या हैं? विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो यूनिवर्सिटी विश्व में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उनका रैंकिंग क्या है, उसको तय किया जाता है वहाँ की सुविधाओं के अनुसार, वहाँ की एजुकेशन के अनुसार। तो भारत जो रहा है वह चौथे स्थान पर रहा है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन सूचकांक 2022 में। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोनॉमी से बना हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? RBI ने,
आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर, किसकी बात हो रही है बच्चों? रेपो रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेपो रेट की बात हो रही है। रेपो दर कितनी निर्धारित की है? क्योंकि अभी जो है आरबीआई ने रेपो दर कितनी बढ़ाई है? 40 बेसिस बढ़ाई है। 40 बेसिस अंक, मतलब इसका हो जाएगा 0.40% की बढ़ोतरी की है। और जिनको पहले का रेट मालूम है वो बस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले था 4, तो अभी हो गई है कितने परसेंट? 4.4% भारत में रेपो दर हो गई है। रेपो रेट कितनी हो गई है अभी बालको? रेपो दर हो गई है आपकी 4.4%। तो रेपो दर होती क्या है? रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को, भारत के कॉमर्शियल बैंकों को, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको अल्प अवधि के लिए, कितने समय के लिए? अल्प अवधि के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करती है। क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। यानी कि रेपो दर एक ब्याज की तरह काम करता है, एक ब्याज दर की तरह काम करता है। और कितना है? 4.4% ये है। तो आराम से इसको ध्यान रखने की जरूरत है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखते रहना भाई, कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के बाद मौद्रिक नीति समिति ने अभी रेपो दर को कितने वृद्धि करने का निर्णय लिया? 0.4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिसके बाद अभी कितना हो गया है? +4 कर दिया जाए तो 4.4% ये हो गया है। 4.4% हो गया है। ठीक है, रेपो दर। और रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। देखो, अगर रेपो दर में बढ़ोतरी की जा रही है यदि रेपो दर में बढ़ोतरी की जा रही है बच्चों, किसमें? रेपो दर में बढ़ोतरी की जा रही है, रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा रही है, तो इसका एक उद्देश्य जो होता है वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करना। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। इस पर नियंत्रित रखना। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में यह देखा गया आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा कि मुद्रास्फीति जो है, खुदरा मुद्रास्फीति, वो क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन हम किससे करते हैं? सीपीआई से करते हैं। ये एक प्रकार का इंडेक्स है जो भारत में जारी होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोला जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हम इसको कहते हैं, किसको? सीपीआई को कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए हम किस सूचकांक का उपयोग करते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। सीपीआई का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हम बात करते हैं, इसी के आधार पर खुदरा मूल्य का निर्धारण होता है। और ये 7% के आसपास खुदरा महंगाई दर पहुंच गई थी, जिसको नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में बढ़ोतरी की गई। अब रेपो दर में बढ़ोतरी करने से क्या होगा भाई? जब रेपो दर में बढ़ोतरी होगी तो जो बैंक हैं, बैंक लोन लेंगे किससे? बैंक लोन लेंगे आरबीआई से। और आरबीआई लोन देगा किस दर पर? आरबीआई लोन देगा रेपो दर पर। जो रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा? बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो जब वह ज़्यादा ब्याज चुकाएंगे तो बैंक जो है आरबीआई से लोन लेना कम करेंगे। अब इस आधार पर बैंकों के पास रुपए की कमी हो जाएगी, यानी कि तरलता, मुद्रा की जो तरलता है वो कम हो जाएगी। और मुद्रा की तरलता जब कम हो जाएगी तो बैंक भी जो है बाजार में क्या करेगा? ऋण देना कम कर देगा। लोगों को, आम लोगों को ऋण देना कम करेगा। अगर ऋण देगा भी तो इस पर जो ब्याज दर लेगा वो बहुत ही उच्च ब्याज दर लेगा। और इस वजह से लोग जो है ऋण लेना लोग भी कम कर देंगे। अब लोग ऋण लेना कम कर देंगे तो क्या होगा कि बाजार में मुद्रा की जो तरलता है उसमें कमी आएगी। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वस्तुओं को कम खरीदा जाएगा। वस्तुओं को जब कम खरीदा जाएगा तो अपने आप ही वस्तुओं के मूल्यों में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि जो खुदरा मूल्य है, खुदरा
मूल्य है उसमें कमी आएगी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि अगर शॉर्ट में कहा जाए तो CPI में मुद्रास्फीति की दर को कम देखा जाएगा। तो यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए भाई। कोई बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी अगर जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अगर ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ में आ रही हैं तो हम लोग जल्दी ही लाइव आएंगे, क्योंकि YouTube की एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने होने चाहिए सब्सक्राइबर तब आप लाइव आ सकते हैं। तो वो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ताकि हम लाइव आ सकें और रोज सुबह 6 बजे आपके सामने मैं आ सकूं और आपसे सीधे रूबरू बात कर सकूं कमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि विशिष्ट दिव्यांगता ID योजना, अभी जो है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने क्या किया है, विशिष्ट दिव्यांगता ID योजना भारत के कितने जिलों में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा 75 जिलों में, भारत के कुल 75 जिलों में एक योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है, विशिष्ट दिव्यांगता ID योजना। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको कुछ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसकी सहायता से वो क्या कर सकेंगे बच्चों, जिसकी सहायता से वह सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। उनको जो आरक्षण व्यवस्था दी गई है, कुछ जो सुविधाएं दी गई हैं, उसका लाभ उठाने में उनको आसानी होगी। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी मैं बताया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों के 75 जिलों में, यानी भारत के पूरे भारत के 75 जिलों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता ID योजना की शुरुआत की है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ही दिव्यांग जनों से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं जो भारत में चल रही हैं, जिसमें से हैं आपके सामने सुगम्य भारत योजना। इस जो 3 दिसंबर 2015 को, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। तो इसके अवसर पर PM मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की थी? सुगम्य भारत योजना शुरू की थी। सुगम्य भारत योजना का उद्देश्य क्या है? देखो कि जो भी हमारे रेलवे स्टेशन है, सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, इन सभी में जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर चलते हैं, तो उनके चलने के लिए एक सामान्य रास्ता बनाया जाए, ताकि वे आसानी से आ जा सके। उनके जीवन में एक समानता को लाई जाए, जो आम लोग हैं, और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे। इसी तरीके से दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई। दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप की शुरुआत UGC ने की, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, और हम देखते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आगे की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले कई सीरीज में, पिछली कई क्लासेस में मैं इनका जिक्र कर चुका हूं, खेलो इंडिया का, ठीक है, और बहुत बार इससे प्रश्न बना हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 है ये भैया, देख लेना, ध्यान रखना। कभी 2022 कर दो तो 2022 नहीं करना है, 2021 का संस्करण है ये। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण है? 2nd संस्करण है, दूसरा एडिशन है, ठीक है, दूसरी बार किया जा रहा है। 2020 में पहला किया गया था। कब किया गया था? 2020 में किया गया था। 2020 में पहला कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। कब किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में है। तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था, ठीक है। कौन सा? 2020वां संस्करण। और जिसकी विजेता कौन रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। कि कौन रही थी? पंजाब विश्वविद्यालय रहा था। तो प्रश्न यही है कि भाई पहला खिताब, यानी कि इस बार जो जीता है सबसे ज्यादा पदक, वो किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने, या जैन यूनिवर्सिटी में, या LP यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों B, जैन यूनिवर्सिटी ने। अभी हाल ही में जैन यूनिवर्सिटी ने जो है कौन सा खेल जीता है? सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं किसमें?
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पहला पदक जीता है, यानी सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। और इन खेलों में जो सेकंड यूनिवर्सिटी रही है दूसरे स्थान पर, वह कौन सी रही है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही है। और तीसरे स्थान पर इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रही थी, कौन सी? फर्स्ट एडिशन की विजेता रही थी, जो कि 2020 में कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ पहले भी। ठीक है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी समझा और बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर, कि अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये जो खेल है इसका समापन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लिखा हुआ है शॉर्ट में बच्चों। ठीक है, 2021 का समापन समारोह कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और शुरुआत भी कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में ही। बेंगलुरु के किस स्टेडियम में? श्री कांतिरवा आउटडोर स्टेडियम में। श्री कांतिरवा आउटडोर स्टेडियम में जो है इसका समापन हुआ था। नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये सारी की सारी। मुझे बताना ना पड़े कि सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बच्चे सब है यहाँ पे, क्योंकि एक एक लाइन को जो है चुन के रखा गया है, यहाँ पे उठा के रखा गया बढ़िया से सोच समझ के। ठीक है, तो इसको जो है नोट डाउन करते रहना सबको ही। ठीक है, इस बार का जो इसका शुभंकर है, शुभंकर का नाम क्या है? वीरा। ठीक है, वीरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शुभंकर का क्या नाम है? वीरा, जो कि एक क्या है? एक हाथी है। ठीक है, एक बलशाली हाथी है, उसको शुभंकर के रूप में, मस्कट के रूप में लिया गया है। यानी कि खेलेंगे कूदेंगे तो बलशाली बनेंगे, तो ऐसा इसमें इसके चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र देख लो ना, यकीन आ रहा हो तो। देख लिया चित्र? इसमें कौन दिख रहा है? इसमें एक हाथी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जो कि देखो बढ़िया मसल्स वसल बनाए हुए, अच्छा जिम विम जाके प्रोटीन खा के आया है। ठीक है, देखो कितने बड़े, मतलब लेग्स देखो, बॉडी देखो, मसल्स देखो इसके, ठीक है, चेस्ट वेस्ट सब देख लो, इतना मस्त बढ़िया जिम ज्वाइन किया है इसने। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का जो मस्कट रहा है, या फिर कहा जा सके शुभंकर रहा है, वो उसका नाम क्या है? शुभंकर का वीरा नाम है। ठीक है, और जल्दी से कमेंट में बता दो, ईभा, ईभा किस खेल का शुभंकर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो, ईभा किस खेल का शुभंकर है। देख, यहाँ ही से पता चल जाएगा कि कितने सीरियस होकर देख रहे हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि पिछले ही क्लासेस में मैंने इनको डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया, जिसमें योगासन और मलखम, ठीक है, योगासन और मलखम की शुरुआत की गई। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप जल्दी ही देखेंगे योगासन मलखम तो होगा ही, उसके साथ साथ गतका, जो कि पंजाब का है। पंजाब में एक खेला जाने वाला खेल है, निहंग सिखों के द्वारा तलवारबाजी जो होती है। मलखम तो होगा ही, उसके साथ कलरई पट्टू, कलरई पट्टू जो कि केरल का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, केरल का एक मार्शल आर्ट है। कौन? करलई पट्टू। ठीक है, केरल का मार्शल आर्ट है, इसको भी शामिल किया जाएगा। थांगटा को भी शामिल किया जाएगा। किसको भाई? ये भी रह गया भाई दिमाग से। ठीक है, थांगटा, थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कहाँ का? मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इनके नाम और राज्यों के नाम ध्यान रखना है बाल को। ठीक है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है, इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल्दी से बताओ कमेंट में, क्योंकि ये पीछे बता चुका हूँ। ये होगा हरियाणा राज्य में। कहाँ होगा बाल को? हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 35वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35वें संस्करण का आयोजन जो किया गया, 35वें संस्करण का आयोजन 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये हुआ मंगोलिया में। कहाँ हुआ? मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ इसका। कहाँ हुआ? उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया मंगोलिया के। इसी के साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि देश का पहला इथेनॉल संयंत्र, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? ठीक है, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र की बात हो रही है भाई, किसकी? इथेनॉल प्लांट की बात हो रही है, जो कि किस राज्य में लगाया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। अभी बिहार के पूर्णिया जिले में, किस जिले में? बिहार के पूर्णिया जिले में। वहाँ के सीएम कौन है? सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने अभी क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार ने भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट भारत का पहला,
भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है। अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है। हम लोग देखते हैं कि भारत का जो पूर्णिया जिला है, कटिहार जिला है, ठीक है, किशनगंज है, इन्हें कहा जाता है सीमांचल। और ये जो है मक्का उत्पादन 80% मक्का उत्पादन बिहार का, 80% जो मक्का उत्पादन है बिहार का वो इन क्षेत्रों में होता है। और इसी वजह से ये अनाज आधारित जो पहला संयंत्र लगाया गया है, इथेनॉल संयंत्र, ये यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि इथेनॉल बनाने में मक्के का उपयोग किया जाएगा। किसका? मक्के का उपयोग किया जाएगा। मक्के का तो उपयोग किया ही जाएगा, साथ में जो टूटे हुए चावल हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अनाज से जो है कुल मिला के किसका निर्माण किया जाएगा? इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और इथेनॉल का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आगे भविष्य में पेट्रोल के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। किसके साथ? पेट्रोल डीजल के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा इसके निर्माण के लिए? गन्ना है, ठीक है, गन्ने का जो शीरा होता है, ठीक है, उसका उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जाए। यानी कि अधिक पेट्रोल ना डालकर कम पेट्रोल डाला जाए थोड़ा सा, उसके साथ इन तेल को मिलाकर क्या किया जाए? आगे वाहनों को चलाया जाए और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला, भारत का पहला संयंत्र, इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। और इस प्लांट की स्थापना जो है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से किया है, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट प्लांट नहीं है, इसे एक प्राइवेट कंपनी ने स्थापित किया है। इसके साथ ही देखें तो यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है। राजधानी बिहार की क्या है? पटना है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लोकसभा में 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा में है इसकी बिहार की 16 सीटें। विधानसभा में है इसकी कितनी सीटें कुल? विधानसभा में है इसकी 243 सीटें। वहीं विधान परिषद में अगर हम बात करें तो 75 सीटें हैं। तो बच्चों बिहार जो है द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। कितने सदनीय वाला? द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। मतलब यहाँ पर विधान परिषद तो है ही है, उसके साथ साथ विधान सभा तो है ही है, उसके साथ साथ विधान परिषद भी यहाँ पर स्थित है। तो आगे की ओर चलते हैं, कुछ अन्य पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि बिहार, मैप देखना जरूरी है भाई, मैप की तो मैं चर्चा हमेशा करता हूँ। तो बिहार जो है पूर्वी भारत का एक राज्य है, भारत के पूरब में आता है। ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके दक्षिण में झारखंड है जो इससे वर्ष 2000 में अलग एक प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य आता है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अतिरिक्त इसके पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य आता है बिहार के। तो ये इसके चारों तरफ की सीमाएं एक प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इनके जिलों को देखें तो इनके जिलों में बिहार के जिले में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है पूरा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज वाला जो क्षेत्र है इसे जो है सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये पूर्णिया आप देख रहे हैं जिला, यहीं पर ही भारत का पहला, भारत का प्रथम क्या लगाया गया है? भारत का प्रथम इथेनॉल संयंत्र को लगाया गया है। इथेनॉल संयंत्र प्लांट को लगाया गया है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये पूरे बिहार में 80% से अधिक किसका 80% के आसपास मक्के का उत्पादन करते हैं। तो इसी के साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस राज्य में M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। देखो भाई यहाँ पे आ गया इंडियन ऑयल, इसी से रिलेटेड है इथेनॉल से, लेकिन यहाँ पर M15 का मतलब है, M का मतलब है मेथेनॉल। क्या मतलब है इसका? मेथेनॉल मतलब है इसका, ठीक है। क्या मतलब है? मेथेनॉल, ठीक है। M15 पेट्रोल लॉन्च किया है मेथेनॉल। तो इसमें किस राज्य में किया है? अभी असम राज्य में किया है। यानी कि पेट्रोल के साथ इसमें M15 का मतलब है कि 15% क्या होगा? मेथेनॉल होगा। 15% मेथेनॉल होगा। यानी कि जो 100% पेट्रोल होगा तो उसमें 15% क्या होगा?
मेथनॉल होगा, यानी कि पेट्रोल के साथ मिलाकर इसको भेजा जाएगा। यानी कि अब इसमें से 100 में से 15 माइनस कर दीजिए, 85% ही पेट्रोल होगा, बाकी का 15% जो है वो मेथनॉल होगा। तो इस बात को छोड़ देना, ठीक है। 85% क्या होगा पेट्रोल और 15% मेथनॉल होगा। और इस तरीके का पेट्रोल अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया है। किस राज्य में? असम राज्य में। और कौन लेके आया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लाया है। असम में ही क्यों लाया है भाई, किसी और राज्य में क्यों नहीं लेकर आए? तो असम में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि असम में जो है रिफाइनरीज हैं कई सारी, ठीक है। 3 रिफाइनरीज हैं मुख्य रूप से, अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सी रिफाइनरी है। इससे पहले हम देखें तो असम में ही पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। किस महोत्सव का? पूर्वोत्तर महोत्सव का, ठीक है। इसके अलावा योग उत्सव की शुरुआत भी कहाँ की गई? असम राज्य में ही अभी हाल ही में की गई थी। असम राज्य उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, भारत का एक राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है। तो IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जिनका नाम क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं अभी रामेश्वर तेली, उनके द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। M15 पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% मिश्रण होता है। किस तत्व का? मेथनॉल का 15% मिश्रण होता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान सभी ने रखना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें जल्दी से बच्चों, तो यह एक महारत्न कंपनी है और इसका गठन जो है 1959 में किया गया था। और ये भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य हैं। श्रीकांत माधव वैद्य इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मैप पर अगर हम रिफाइनरियों का देखें तो रिफाइनरियों का मानचित्र है ये आप लोगों के सामने कि भारत में कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर रिफाइनरी है। तो जो ये स्टार बना हुआ आप लोग देख रहे हैं बाड़मेर राजस्थान, यहाँ पर अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये क्या है? निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है बाड़मेर में। बाकी अन्य सब जगह जैसे पंजाब में भटिंडा, हरियाणा पानीपत, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, बरौनी बिहार, असम में देखें तो बोंगाई गांव, गुवाहाटी, नुमलीगढ़ और डिगबोई, ठीक है। ये 4 जो है महत्वपूर्ण कहाँ हैं? असम में। हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, विशाखापट्टनम और टीटीपका ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई, ममाली और नागापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी है। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो मैंगलुरु कर्नाटक में रिफाइनरी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में 3 हैं अन्य, कोयली, जामनगर और बाड़ीनार, ठीक है। तो ये जो पूरे हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं उनके आपके सामने पूरा सचित्र है। तो जल्दी से काउंट करके कमेंट में बता दो कि टोटल रिफाइनरी कितनी है, किस राज्य में कौन कौन सी हैं। मथुरा का बहुत बार पूछा गया है, बरौनी का तो बहुत बार पूछा गया है कि भाई बरौनी जो ऑयल रिफाइनरी है वो किस राज्य में है? बिहार में है, ठीक है। इसको बहुत बार पूछा गया है बरौनी को, क्लियर है। बाकी डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन है? डिगबोई को कहा जाता है, माना जाता है और है भी, ठीक है। इसमें माने जाने की बात नहीं है, वो है भी। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? कौन सा संगठन अभी हाल ही में रिपोर्ट इसने जारी की है? वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है। तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अगर पता है आप में से किसी को भी तो आंसर क्या होगा इसका? FAO होगा। मुझे पता है बहुत से लोगों के दिमाग में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चल रहा होगा क्योंकि फॉरेस्ट की बात हो रही है, जंगलों की, लेकिन इसको जारी कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO खाद्य एवं कृषि संगठन इसे जारी करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका?
रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसको मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, मैप पर भी एक बार देख लेंगे। पुनः रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई, रिवीजन अगर ना हो तो पीछे के पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो यह कृषि और खाद्य संगठन का एक प्रमुख प्रकाशन है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। 15वें वानिकी कांग्रेस में इसको जारी, 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था ये? 15वां संस्करण था। इसके दौरान इसको जारी किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन? 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 का आयोजन किसका? 2022 का आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया। इसी के साथ ही आगे बढ़े तो ये हर 2 साल पर इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये बात चिंता जाहिर की गई है कि हमने पिछले 30 वर्षों में, कितने में? पिछले 30 वर्षों में पूरे विश्व ने लगभग, पूरे विश्व के वनों का लगभग 10.34% पिछले वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में 10.34% जंगलों को खो दिया है। और यही कारण है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना जो है कितनी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार पृथ्वी पर बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ रहा है। जैसे हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, शुक्र के गर्म होने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरीके से यदि हमारी पृथ्वी पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा और यह रहने लायक ग्रह नहीं बचेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को अपने आसपास लगाओ, उनका संरक्षण करो, ठीक है। अपने जन्म दिवस पे पार्टी इत्यादि मत दो भाई, ठीक है। एक बार जितना पार्टी में खर्चा करते हो, ठीक है, उससे बढ़िया उतने पैसों के अपने आसपास अच्छे वृक्षों को लगाओ, ऐसे वृक्षों को लगाओ जो बड़े होकर छायादार भी हों और फलदार भी हों, ठीक है। इससे क्या होगा, आप याद करेंगे आगे भविष्य तक कि हाँ ये वृक्ष मैंने अपने उस जन्म दिवस पर लगाया था, ताकि क्या हो, आपको ऑक्सीजन तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ऑक्सीजन मिलेगी। तो इससे अच्छा अपने आप को गिफ्ट देना क्या होगा, इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपका जन्म दिवस है तो वृक्ष जरूर लगाएं अपने आसपास, ना केवल लगाएं बल्कि उसका संरक्षण भी करें। जब तक वह ठीक ठाक बड़ा हट्टा कट्टा ना हो जाए तब तक उसे बचा कर रखें। कब पता चला कि कोई आया उखाड़ के चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस पेड़ों को लगाना कम, लगाया और उखाड़ा ज़्यादा जाता है, और लगाया भी जाता है तो बस उसे उसके भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड कांग्रेस 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन जो किया गया वो सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया। इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। तो इसी के साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रमुख एजेंसी भी है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी के रूप में भी ये कार्य करता है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो इसकी जो स्थापना वर्ष है, स्थापना जो वर्ष है वो कौन सा है? 1945 है। लेकिन विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि FAO की स्थापना दिवस की स्मृति कब हुई के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? FAO की। और हम जानते हैं कि 75 रुपये का सिक्का भारत सरकार द्वारा स्मृति सिक्का जो जारी किया गया वो क्यों किया गया? 16 अक्टूबर को जारी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि FAO की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे। 75 वर्ष पूर्ण हुए थे। इसी के साथ ही अगर आगे देखें तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और इसकी अगर स्थिति हम विश्व में देखें
विश्व में, तो ये यूरोप का मानचित्र है, सभी लोग इससे परिचित होंगे ही। एक इसका मानचित्र है, यूरोप का मानचित्र है, और यूरोप में जो रोम है वो कहाँ है? इटली में। तो ये इटली है। इटली जो है एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि भूमध्य सागर में आता है। किस सागर में आता है? भूमध्य सागर में आता है। भूमध्य सागर में यह आता है, ठीक है, भूमध्य सागर में आता है। और जब भी हम यूरोप देखते हैं तो यूक्रेन और रसिया को तो देखते ही हैं। ये काला सागर है, यहाँ पर ओजोव सागर है, क्योंकि अभी भाई चल रहा है युद्ध किनके बीच? यूक्रेन और रसिया के बीच, जो कि रुकने का नाम ले ही नहीं रहा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष कि फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क, इन 3 देशों की यात्रा पर हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं पीएम मोदी, वो इन 3 देशों की यात्रा पर हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जर्मनी की बर्लिन और फ्रांस की पेरिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क। इन 3 यात्राओं पर, 3 देशों की यात्रा पर हैं अभी। तो यहाँ पर इसके साथ ही अगर हम इटली का एक मैप और देख लें, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से 3 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो एटना, स्ट्रोम्बेली और विसुवियस, 3 ऐसे प्रमुख ज्वालामुखी हैं। क्या है? ज्वालामुखी हैं। 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो अक्सर समाचारों में भी रहते हैं और पूछे जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और स्ट्रोम्बेली को भूमध्य सागर का, किसका? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाएगा प्रकाश स्तंभ? प्रकाश स्तंभ तो इसीलिए कहा जाएगा ना, क्योंकि इसमें से भाई लगातार लावा का उद्गार होता रहता है, लावा निकलता ही रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से रात में भी ये चमकता हुआ दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो ये कहाँ है? इटली में है। तो विसुवियस, स्ट्रोम्बेली और एटना, ये 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि कहाँ है? इटली में स्थित है। इसके अलावा आगे की तरफ बढ़े तो FAO द्वारा जारी कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स जो हैं, जो आपके सामने हैं, इनको ध्यान रखना है। वैश्विक मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर स्थिति, वनों, विश्व के वनों की स्थिति, जिसकी चर्चा अभी हमने की है, जो कि 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 में इसका स्थिति को लाया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति, हाल ही में इसने रिपोर्ट भी जारी की। खाद्य और कृषि स्थिति, इसने भी रिपोर्ट जारी की। कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति, इसको भी हाल ही में जारी किया गया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार, हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? राजीव कुमार, सोहित चंद, तरुण कपूर या विशाख पाठक? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तरुण कपूर। तरुण कपूर जो है अभी हाल ही में, तरुण कपूर अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव के रूप में थे कौन? तरुण कपूर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य प्रमुख नियुक्तियां, तो भारत के प्रमुख नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो भारत के प्रमुख नियुक्तियों की स्थिति में हम पहले भी देख चुके हैं कि इनको रिपीट करता रहता हूं मैं ताकि ये ध्यान रहे। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्लियर है? इसके अतिरिक्त थल सेना के नए सह सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? लेफ्टिनेंट जनरल बोगावल्ली सोमेश्वर राजू को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बोगावल्ली सोमेश्वर राजू को नियुक्त किया गया। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने दोबारा से? विजय सांपला। इनका 2nd टर्म है, ये दोबारा से बने हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के CEO विशाखा मूले को बनाया गया। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ये फिर बनाया गया। तो इनको मैंने रिपीट किया है एक बार फिर से, तो जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। हालांकि सभी प्रश्न जो हैं टॉप प्रश्न हैं, टॉप 10 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगा कि इसको ज़्यादा और अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स दी हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स मैंने आप लोगों को दी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? यहाँ पर 4 मई क्या होगा? 4 मई जो है को मनाया जाता है कौन सा? कोयला खदान दिवस। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है।
पहला कोयला खदान 1575 में करनाक स्कॉटलैंड के जॉर्ज ब्रूस द्वारा शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत में कोयला खनन व्यवसाय 1774 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसनसोल और दुर्गापुर क्षेत्र में ही पहला क्षेत्र था जहां पर कोयले के दोहन को शुरू किया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत में कोयले उत्पादन की स्थिति को देखें तो कोयले उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है, जिसमें पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर भारत की स्थिति है। भारत में अगर हम देखें तो कोयले का निष्कर्षण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत में शीर्ष कोयले भंडार की स्थिति को देखा जाए, भंडार वाले राज्यों की स्थिति को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है झारखंड, फिर इसके बाद आती है स्थिति किसकी? ओडिशा की, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़। 3 प्रमुख राज्य हैं, शीर्ष राज्य हैं जिनमें कोयले का भंडार सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस मैप पर आप देख सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा भारत के ये पूर्वी राज्य हैं जहां कोयले का भंडार है। किसका? कोयले का भंडार है, महत्वपूर्ण भंडार। और सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में पाया जाता है। प्रश्न आराम से बनते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया। कितने में? 4 प्रकारों में बांटा गया। और 4 प्रकार कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये 4 प्रकार के जो है कोयले में बांटा गया है। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें 85% से अधिक, कितने से? 85% से अधिक कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस जिसमें 55 से 65% तक कार्बन पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लिग्नाइट की बात करें तो 45% से 55% के बीच में कार्बन होता है। और पिट सबसे खराब कोयला होता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पिट कोयला होता है, जिसमें 45% से भी कम कार्बन की उपलब्धता होती है। ठीक है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है ना के बराबर किया जाता है और ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है। गैर कोकिंग श्रेणी का कोयला वह कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और नमी अधिक होती है। तो भारत में अधिकांश जो कोयले पाए जाते हैं वो गैर कोकिंग श्रेणी के पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोकिंग श्रेणी के कोयले की बात करें तो उसमें कार्बन अधिक होगा और नमी की मात्रा कम होगी। और यही कारण है कि भारत अधिकांश मात्रा में चीन से गैर कोकिंग श्रेणी का कोयला आयात करता है। चीन से गैर कोकिंग श्रेणी का कोयला आयात करता है, माफ कीजिएगा, कोकिंग श्रेणी का कोयला आयात करता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक और नमी कम होती है। क्योंकि जो लौह उद्योग है हमारा, लौह उद्योग है, लौह उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के श्रेणी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है? कोकिंग श्रेणी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में कोयला 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा। पहला गोंडवाना क्रम की चट्टानें हों, ठीक है, जिसमें कुल कोयला 98% पाया जाता है, यानी कि बिटुमिनस, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। दूसरा जो आता है वो टर्सरी काल की या टर्सरी क्रम की चट्टानों में आता है, जो भारत के कुल 2% कोयले को पाया जाता है, जो कि एंथ्रासाइट है, और ये पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट। बाकी 98% जो है बिटुमिनस है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि 3 प्रमुख राज्य हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां कोयले हमारे पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर करना मत भूलना। और जितना सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, उतनी ही जल्दी मैं लाइव आऊँगा और डेली 6 बजे सुबह लाइव कमेंट्स के थ्रू आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ हम अच्छे से डिस्कशन भी कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।